नमस्कार, राजवंश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्कन के एक ऐसे पावरफुल वंश की जिसने एक ऐसा आर्किटेक्चरल चमत्कार बना दिया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जंग में भी सीधी टक्कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकूट वंश की। अब एक सवाल है, क्या कोई मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ बनाया जा सकता है? मतलब नींव से नहीं, बल्कि छत से शुरू करके, वो भी एक ही पहाड़ को काटकर। कोई ईंट नहीं, कोई पत्थर अलग से नहीं जोड़ा गया। सुनने में एकदम इम्पॉसिबल सा लगता है ना? पर यह बिल्कुल सच है, और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया था राष्ट्रकूटों ने। बस यही एक चीज उनकी ताकत, उनके विजन और उनकी आर्टिस्ट्री का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए आज इसी कमाल के राजवंश की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये राष्ट्रकूट आए कहां से? दक्कन के पठार पर वो अचानक इतनी बड़ी पावर बनकर कैसे उभरे? तो देखिए, राष्ट्रकूटों का जो दौर था वो करीब 753 से 982 सीई तक का था। इनका राज था आज के महाराष्ट्र वाले दक्कन इलाके में, और इनकी कैपिटल थी मान्यखेत। पर मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी ताकत बनने से पहले ये लोग बादामी के चालुक्यों के अंडर काम करते थे। मतलब उनके सामंत, या कह लीजिए एक तरह के गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन फिर सीन बदल गया। दंतीदुर्ग नाम का एक बहुत ही एम्बिशियस राष्ट्रकूट गवर्नर था, जिसने अपने ही चालुक्य मास्टर्स को सत्ता से हटा दिया और एक इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूट एम्पायर की नींव रखी। और बस यहीं से दक्कन की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू हो गया। और एक बार पावर में आने के बाद राष्ट्रकूटों ने अपनी ताकत का वो सबूत दिया ना, जो आज तक दुनिया को हैरान करता है। उन्होंने ये दिखा दिया कि उनकी पावर सिर्फ तलवार में नहीं है, वो पत्थरों से भी इतिहास लिख सकते थे। और इसका सबसे शानदार, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एलोरा का कैलाश मंदिर। दंतीदुर्ग के बाद आए कृष्ण प्रथम। उनके कहने पर कारीगरों ने एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटना शुरू कर दिया। सोचिए, ये कोई बिल्डिंग नहीं है जिसे ईंट पत्थर से बनाया गया हो। ये तो एक ही चट्टान से तराशी हुई एक विशालकाय मूर्ति है। भगवान शिव को डेडिकेटेड ये मंदिर सच में इंजीनियरिंग और आर्ट का एक ऐसा अजूबा है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। और उनका आर्टिस्टिक जीनियस सिर्फ एलोरा तक ही नहीं रुका। मुंबई के पास जो एलिफेंटा केव्स है ना, वो भी राष्ट्रकूटों ने ही बनवाई थी। और वहां की जो त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति है, जिसमें भगवान शिव के 3 रूप दिखाए गए हैं, वो तो दुनिया भर में फेमस है। लेकिन एक मिनट, राष्ट्रकूट सिर्फ मंदिर और मूर्तियां बनाने वाले आर्टिस्ट ही नहीं थे, वो उतने ही खतरनाक योद्धा और शातिर रणनीतिकार भी थे। उनकी नजरें सिर्फ अपने दक्कन के इलाके पर नहीं थीं, बल्कि उनकी नजर थी नॉर्थ इंडिया के पावर सेंटर पर। उस दौर में कन्नौज शहर वो पावर और प्रेस्टीज का सिंबल था। आप कह सकते हैं जैसे बाद में दिल्ली बनी। और इसी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए इंडिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों के बीच लगभग 200 सालों तक एक जबरदस्त लड़ाई चली। इसी लड़ाई को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। अब इस ग्रेट गेम के 3 बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ बंगाल के पाल, दूसरी तरफ वेस्टर्न इंडिया के गुर्जर प्रतिहार, और तीसरे साउथ से आकर इस लड़ाई में कूदने वाले राष्ट्रकूट। और यही बात राष्ट्रकूटों को सबसे अलग बनाती है। सोचिए, एक दक्कन की पावर जो सीधा सीधा नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रही थी। ध्रुव धारवर्ष वो पहले राष्ट्रकूट राजा थे जिन्होंने नॉर्थ की तरफ कूच किया और अपने दोनों दुश्मनों को धूल चटाई। और उनके बाद आए इंद्र तृतीय। अरे, उन्होंने तो एक स्टेप और आगे जाकर सीधे कन्नौज पर ही कब्जा कर लिया। ये राष्ट्रकूटों की मिलिट्री पावर का पीक था। हर एम्पायर की तरह राष्ट्रकूटों ने भी अपना गोल्डन एज दिखा। एक ऐसा दौर जो सिर्फ लड़ाइयों से नहीं, बल्कि ज्ञान, लिटरेचर और कल्चर से भी पहचाना जाता था। लेकिन हर ऊंचाई के बाद ढलान भी आती है। और ये कहावत कि असली ताकत तलवार में नहीं, कलम में होती है, राष्ट्रकूटों के एक महान राजा पर एकदम फिट बैठती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक राजा एक बहुत बड़ा स्कॉलर भी हो सकता है। और उस राजा का नाम था अमोघ वर्ष प्रथम। उन्होंने पूरे 64 साल तक, मतलब आधी सदी से भी ज्यादा, शांति से राज किया। उन्हें लड़ाइयों से ज्यादा आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट था। वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे और जैन धर्म को मानते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कन्नड़ भाषा की सबसे पुरानी किताबों में से एक कविराज मार्ग खुद लिखी थी। सच कहें तो उनका लंबा शासनकाल ही राष्ट्रकूटों का कल्चरल गोल्डन एज था।
लेकिन इतनी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। वजह कई थीं। घर में ही झगड़े होने लगे। प्रतिहारों और चोलों से लगातार लड़ाइयों ने उन्हें कमजोर कर दिया। फिर उनके अपने ही गवर्नर्स ने बगावत कर दी और आखिर में 982 सीई में कल्याणी के चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने उन्हें फाइनल हार दी और राष्ट्रकूटों का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आज जब हम राष्ट्रकूटों को पलट कर देखते हैं तो उनकी लेगेसी क्या है? इतिहास में वो हमें क्या सिखाते हैं? देखिए, राष्ट्रकूटों की विरासत दो तरफा है। एक तरफ उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया और दक्कन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, और दूसरी तरफ उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया। वो कैलाश मंदिर और एलिफेंटा की गुफाएं आज भी उनकी कमाल की क्रिएटिविटी और पावर की कहानी कहती हैं। लेकिन यहां एक सवाल बाकी है। राष्ट्रकूट तो साउथ से आई हुई एक ताकत थे, पर नॉर्थ इंडिया में कन्नौज की उस लड़ाई में उनके जो दो सबसे बड़े दुश्मन थे, पाल और गुर्जर प्रतिहार, वो कौन थे? उनकी क्या कहानी थी? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको राजवंश के अगले विश्लेषण में। हम जानेंगे कि पाल राजाओं का बौद्ध धर्म और नालंदा, विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था, और ये भी कि गुर्जर प्रतिहारों ने मिहिरभोज जैसे राजा के अंडर कैसे एक विशाल साम्राज्य बनाया और उस दौर में भारत को बाहरी आक्रमणों से बचाया। तो नॉर्थ इंडिया के इस पूरे त्रिपक्षीय संघर्ष की कहानी को डिटेल में समझने के लिए स्टडी टू स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।